ज़ारा के हाथों में सूप का चम्मच एक घेरे में घूम रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान सूप की तरफ नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी उलझन पर था। किचन में फैली सूप की खुशबू भी घर के उस भारी माहौल को तोड़ नहीं पा रही थी, जो कैप्टन साहिल के घर वापसी के बाद से छाया हुआ था। कैप्टन साहिल एक ऐसे इंसान थे जो ज़ारा की जिंदगी में एक रस्मी निकाह के अलावा कुछ नहीं थे। उसे कभी साहिल के करीब जाने का मौका ही नहीं मिला था, ना ही साहिल ने कभी इस रिश्ते को निभाने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई थी। वो हमेशा अपने मिशन और अपनी दुनिया में डूबे रहते थे, और अब वो घर के उस कमरे में जख्मी पड़े थे, जहां जिंदगी और मौत के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। ज़ारा बेटी, आज मेल नर्स नहीं आया। शमा बेगम की आवाज़, जो एक थकी हुई सिसकी जैसी थी, किचन के दरवाजे से आई। ज़ारा ने तेजी से मुड़कर सास की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी चिंता और लाचारी साफ दिख रही थी। ज़ारा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि आगे क्या हुक्म आने वाला है। तुम ही साहिल के कपड़े बदल दो और दवा भी लगा दो उसे। शमा बेगम की बात पर किचन में सूप बनाती ज़ारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये वो काम था जिसे करते हुए वो हर दिन मरती और जीती थी। कैप्टन साहिल को मिशन के दौरान सरहद पर गोली लगी थी। मेडिकल मदद के बाद उन्हें घर भेजा गया था। परिवार की इज्जत और सम्मान का ख्याल रखते हुए शमा बेगम ने किसी गैर औरत को साहिल की खिदमत करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन एक मर्द नर्स की मौजूदगी जरूर थी। आज नर्स की गैर मौजूदगी ज़ारा की जान पर बन आई थी। दिन रात वो साहिल का ख्याल रखती थी, उनके खाने पीने का इंतजाम करती थी, हर पल उनके आराम की फिक्र करती थी, मगर एक बार भी उनके करीब नहीं गई थी। दूर से देखकर ही अपना फर्ज निभा रही थी। कपड़े बदलने और दवा लगाने का ये काम अब तक मेल नर्स ही करता आया था, लेकिन आज, ताईजान, मैं कैसे बदलूंगी? उसकी आवाज कांपते हुए निकली। वो सूप का चम्मच थामे सर झुका गई। उसके कानों की लोई भी शर्म से तप उठी थी। एक मुस्लिम घराने की शर्मीली बेटी, जिसने हमेशा पराये मर्दों से पर्दा किया था, आज अपने शौहर, जो निकाह के बावजूद उसके लिए एक अजनबी जैसा था, उसके कपड़े छूने से भी हिचकिचा रही थी। साहिल का जिस्म, उनकी मर्दानगी और उनकी मौजूदा बेबसी, ये सब एक ऐसा मिलाव था जो ज़ारा के दिल में डर और शर्म की लहरें पैदा कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो नज़ारा आता था जब नर्स ये काम कर रहा होता, और ये सोचकर उसका सारा वजूद पसीने में डूब जाता था। शमा बेगम धीरे से ज़ारा के पास आईं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, तुम उनके निकाह में हो, ये काम कोई और नहीं कर सकता, और आज नर्स भी नहीं आया। उनकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन लहजा फैसले वाला था। तुम्हें करना होगा, ये तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारा हक भी। ऊपर वाले ने इस निकाह में जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें दी है। निकाह, ये शब्द ज़ारा के लिए किसी बोझ से कम नहीं था। ये वो रिश्ता था जो परिवार की रिवाज थी, लेकिन दिल का रिश्ता नहीं था। मगर आज इसी रिवाज ने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी से जोड़ दिया था जिससे वो भाग नहीं सकती थी। शमा बेगम की बात में एक जिद थी, एक हुक्म था जिसे वो ठुकरा नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सूप का प्याला काउंटर पर रख दिया। उसका सारा ध्यान अब उस कमरे की ओर था जहां कैप्टन साहिल थे, जख्मी, बेबस, और सिर्फ उसके रहमो करम पर उसकी कांपती टांगों को महसूस करते हुए वो साहिल के कमरे की ओर बढ़ी। हर कदम एक सदी की दूरी तय कर रहा था। किचन से कमरे तक का ये छोटा सा फासला आज ज़ारा के लिए एक इम्तिहान बन चुका था। उसके हाथ में साफ कपड़े और दवाइयों का छोटा डिब्बा था। उसने दिल ही दिल में ऊपर वाले का नाम लिया। अपनी शर्म, अपनी हया को फर्ज की जंजीर में बांध लिया। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल के लिए हाथ हवा में रोका। उसका दिल सीने में धड़क रहा था, जैसे बाहर निकल आएगा। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। नहीं ज़ारा, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही होगा। उसने खुद को झंझोड़ा। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो साहिल के कमरे में दाखिल हुई। कमरा हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक मध्यम लाइट जल रही थी, जो दवाओं के डब्बे और बैंडेज के साए बना रही थी। एक हल्की सी बीप की आवाज़ शायद मॉनिटर के कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। उसकी नज़रें सीधे सामने बिस्तर पर पड़ी। कैप्टन साहिल का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अभी भी
उनकी पेशानी पर वो फौजी गर्व दिख रहा था। उनके होठों पर एक थकी हुई खामोशी थी जो उनके दर्द की गवाही दे रही थी। ज़ारा ने पलकें झुकाईं और उसका वजूद साहिल के करीब जाने से पहले जैसे पिघलने लगा। वो कांपती टांगों के साथ कमरे में पहुंची तो उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में कैप्टन साहिल बिस्तर पर लेटे गहरी नींद में थे। शायद दर्द कम करने वाली दवाओं का असर था। उनके चेहरे पर थकान के गहरे साए थे। ज़ारा ने अपने हाथ में पकड़े साफ कपड़े और दवाइयों का डिब्बा और कीटाणुनाशक रुई धीरे से साइड टेबल पर रखी। उसने अपने दुपट्टे को और मजबूती से ओढ़ लिया और खुद को दिलासा दिया, ये तुम्हारा फर्ज है ज़ारा। तुम सिर्फ इस जख्म का इलाज कर रही हो, अपने शौहर की खिदमत कर रही हो। वो दिल ही दिल में दोहरा रही थी, कोशिश कर रही थी कि उसका सारा ध्यान सिर्फ उनके जख्म और ड्यूटी पर रहे। मर्द के बदन का ख्याल उसकी हया पर हथौड़ा मार रहा था, लेकिन निकाह का बंधन उसे डटे रहने पर मजबूर कर रहा था। उसने करीब जाकर पहले पुरानी पट्टियां खोलने का इरादा किया। उसके हाथ अपने आप कांप रहे थे। हाथ की कपकपी को काबू में लाने के लिए उसने एक बार फिर आंखें बंद करके दुआ की, ऊपर वाले तू मुझे हिम्मत दे। उसने बहुत धीरे से साहिल के जिस्म पर मौजूद ढीले कपड़े की गांठें खोलना शुरू किया। इस दौरान उसकी उंगलियों ने कई बार साहिल का हाथ या बाजू की मांसपेशियों को छुआ। वो हर छुअन को बिजली के झटके की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं हटने दिया। जब उसने सावधानी से कपड़े हटाए तो उसकी नजरें सीधे रान के उस हिस्से पर पड़ी जहां से गोली निकाली गई थी। एक बड़ा काला पड़ता जख्म जो अभी भी दर्द की खामोशी की गवाही दे रहा था। पट्टियों के आसपास जमा सूखे खून के निशान और जख्म की गहराई ने ज़ारा की शर्म को पल भर के लिए पीछे धकेल दिया। अब उसके सामने एक जख्मी तकलीफ में डूबा हुआ वजूद था, जिसका दर्द ज़ारा को अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा था। उसके दिल से गहरी दर्द की भरी आह निकली। वो बहादुर मर्द था जो सरहदों पर अपना खून बहाकर घर आया था। उसका दर्द देखकर ज़ारा की आंखों में नमी छा गई। इस पल वो साहिल का गर्व या अजनबियत भूल गई और सिर्फ उसकी तकलीफ महसूस करने लगी। उसने गर्म पानी में कीटाणुनाशक घोल डालकर कपड़ा भिगोया। बहुत ही नरमी से वो कपड़ा साहिल की त्वचा पर रखकर जख्म के आसपास की सफाई करने लगी। उसकी उंगलियों की छुअन ऐसी थी जैसे किसी फूल की पंखुड़ी ने किसी सख्त चट्टान को छुआ हो। वो इतने हल्के हाथ से काम कर रही थी कि साहिल को जरा भी तकलीफ न हो। सफाई के दौरान साहिल ने कर्राकर अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। ज़ारा की सांस सीने में अटक गई। वो तुरंत रुक गई, ये देखने के लिए कि कहीं वो जाग तो नहीं गए। जब वो मुतमईन हो गई कि साहिल अभी भी गहरी नींद में है, तो उसने फिर से अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। उसने पट्टी को एक तरफ रखा और साइड टेबल से मरहम उठाया। जख्म पर मरहम लगाना सबसे नाजुक काम था। नर्स ने उसे हिदायत दी थी कि ये मरहम सावधानी से जख्म के किनारों पर लगाया जाए ताकि इन्फेक्शन का खतरा न हो। ज़ारा ने अपने हाथों पर थोड़ा सा मरहम लिया। उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने झुककर अपना सारा ध्यान जख्म की तरफ किया और धीरे धीरे एक माहिर नर्स की तरह दया और प्यार से मरहम लगाना शुरू किया। इस मरहम में दवा की तासीर के साथ ज़ारा के हाथों की नरमी और खामोश दुआ भी शामिल थी। मरहम लगाने के बाद उसने नई बैंडेज ली और सावधानी से जख्म को ढक दिया। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन ज़ारा ने अपनी अंदरूनी ताकत और हया पर काबू पा लिया था। अब बारी थी कपड़े बदलने की। उसने साहिल के पहने हुए कपड़ों को हटाया और नए साफ ढीले पजामे का निचला हिस्सा सलीके से पहनाया। इस काम के दौरान वो बार बार आंखें झुका रही थी, लेकिन साथ ही वो जानती थी कि ये उसका फर्ज है जिसे ईमानदारी से पूरा करना जरूरी है। जब उसने आखिरकार उनके जिस्म पर साफ कपड़े पहना दिए तो ज़ारा ने गहरी सांस ली। 1000 साल का ये सफर तय हो चुका था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। उसने साइड टेबल को साफ किया, पुरानी पट्टियां और कपड़े सावधानी से एक थैली में डाले। वो साहिल के चेहरे को देखे बिना अपनी नजरें झुकाए धीरे से उनके बिस्तर से पीछे हटी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने धीरे से कमरे की दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसका हाथ हैंडल पर पड़ा, उसे अपने पीछे एक बहुत हल्की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। ज़ारा वहीं ठहर गई। क्या वो जाग गए? कहीं उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख तो नहीं लिया?
शर्म की एक नई लहर उसके वजूद को डुबो गई। उसने रुककर एक पल के लिए पीछे देखा। साहिल की आंखें अब खुली हुई थीं। उनकी नजरें, जो हमेशा एक कैप्टन की तरह सख्त और ठंडी होती थी, आज कुछ नरम, कुछ हैरान और कुछ उलझी हुई थी। ज़ारा की नज़रें तुरंत नीचे झुक गईं। उसके होठों से कोई शब्द न निकला। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन साहिल की खुली हुई आंखों ने उसे जकड़ लिया था। ज़ारा की सांसें हलक में अटक कर रह गईं। दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में ठंडा महसूस हो रहा था, मगर उसके गालों की गर्मी बुरी तरह महसूस हो रही थी। कैप्टन साहिल की खुली हैरान निगाहें, जो बिस्तर से निकलकर सीधे ज़ारा पर ठहर रही थीं, किसी सवाल, किसी गहरे एहसास का मतलब बता रही थीं। ज़ारा को एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे उसने कोई ऐसा राज खोल दिया जिसे छुपाए रखना उसकी हया का तकाजा था। वो तुरंत आंखें झुकाती, सर झुकाती, बिना एक शब्द कहे दरवाजों को धीमे से बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। बाहर की तरफ कदम रखते उसके दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज हो गई। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ी, जैसे किसी शर्मनाक अपराध से भाग रही हो। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजे का सहारा लिया और गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा जिस्म एक थके हुए मुसाफिर की तरह पसीने में भीग चुका था। साहिल का जाग जाना और उनकी आंखों में वो हैरत देखना, उसने फर्श की तकमील के पलों को और भी भारी बना दिया था। वो बेड के किनारे पर निढाल होकर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। क्या मैंने कोई गलती की? क्या उन्हें बुरा लगा? या वो मुझ पर एहसानमंद महसूस कर रहा था? ये सब सवाल एक तूफान की सूरत उसके दिमाग में बिखर गए थे। उसने रुमाल से अपने चेहरे और गर्दन को पोंछा, लेकिन दिलो दिमाग में छाई गर्मी और घबराहट दूर नहीं हो रही थी। इन तमाम एहसासों के बीच वो दूरी और वो अजनबियत जो साहिल और उसके बीच थी, आज एक बार फिर साफ हो गई। ये निकाह सिर्फ नाम का निकाह था, एक रिश्ता जो दोनों के बीच बना तो था, मगर कभी पनप नहीं सका। ज़ारा का दिमाग अतीत के झरोकों में झांकने लगा। उनका रिश्ता बहुत सादगी से तय होने वाला अरेंज मैरिज था। ज़ारा के घराने की शराफत और उसकी अच्छी परवरिश की वजह से शमा बेगम ने साहिल के लिए उसे चुना था। कैप्टन साहिल ने अपनी माँ बाप की इज्जत और खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी, लेकिन उनका दिल पूरी तरह हासिल नहीं था। वो अपनी जिंदगी और सरहद की पुकार में इस कदर डूबे थे कि घर और घरेलू जिंदगी उनके लिए दूसरी हैसियत रखती थी। बातचीत बहुत कम हुई थी। निकाह से पहले की रस्में मुलाकातें भी साहिल की ड्यूटी और फौजी गर्व की वजह से सख्त और मामूली थी। वो हमेशा ड्यूटी की बात करते, मिशन की बात करते, लेकिन ज़ारा की शख्सियत या उनके आने वाले फ्यूचर पर कभी खुलकर बात नहीं करते थे। उनकी तरफ से एक साफ, नाकाबिले तस्कीर, ठंडी मेहरबानी थी। साहिल का रवैया ज़ारा को हर बार ये एहसास दिलाता कि उसका शौहर उसे कैसे फ़र्ज या परिवार की ज़रूरत के तौर पर देखता है, एक महबूब या साथी के तौर पर नहीं। निकाह की रस्म जल्दबाजी में हुई थी। साहिल को निकाह के चंद हफ्तों बाद ही एक लंबा और खतरनाक मिशन पर रवाना होना था। उसने रुखसती को भी उनकी वापसी तक टाल दिया था। साहिल ने रुखसती से पहले साफ कर दिया था कि वो इस वक्त शादी की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते और ज़ारा को इंतज़ार करना होगा। ज़ारा ने अपने घराने की रिवायतों के मुताबिक खामोशी से उनके फैसले को स्वीकार कर लिया था। उसके लिए निकाह एक पाक वादा था, एक वादा जिसे उसने दिल और जान से कबूल किया था, चाहे सामने से ठंडक ही क्यों न मिली हो। इस निकाह के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एक ही शहर में रहकर उनके बीच हजारों मील का फासला था। साहिल की गैर मौजूदगी के दौरान ज़ारा ने दिल ही दिल में अपने शौहर का एक तस्वुर बना लिया था, एक बहादुर, गर्वीला, मगर मोहब्बत से खाली शख्स का तस्वुर। वो उनके लिए दुआएं करती थी, उनकी सलामती की तमन्ना करती थी, लेकिन उनके दिल में कोई ऐसा जज्बा नहीं था जो एक नई नवेली दुल्हन को अपने शौहर के लिए होता है। और फिर जब वो गोली लगने के बाद घर वापस आए, तो ज़ारा का दिल पहली बार धड़का। ये डर का धड़का था, उस खतरे का धड़का जो उसके शौहर पर आया था। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे मौजूद थे, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी अधूरा था। आज पहली बार साहिल की बेबसी और ज़ारा की जिम्मेदारी ने इस दूरी की दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी। उसका आज का काम उनके कपड़े बदलना और मरहम लगाना, पहली बार इस निकाह के फ़र्ज़ को
अमली रूप दे रहा था। ये कोई रोमांस नहीं था, ये सिर्फ जिम्मेदारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी ने उन्हें इस करीब में धकेल दिया था, जहां उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने पर मजबूर हो गई थीं। ज़ारा ने अपने हाथ चेहरे से हटाए और धीरे से उठी। वो जानती थी कि उसे कल फिर यही काम करना है। ये ड्यूटी, ये फ़र्ज़ इस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक साहिल ठीक नहीं हो जाते, और शायद इसी दौरान उनका नामुमकिन निकाह का रिश्ता भी पूरा हो जाएगा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ रात की अंधेरी गहराती जा रही थी। वो अब खुद को कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत महसूस कर रही थी। कल जब वो फिर साहिल के कमरे में जाएगी, तो वो डरकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बीवी बनकर जाएगी। अगली सुबह का सूरज उगा तो घर में एक अजीब सा तनाव था। रात की वो खामोशी, निगाह जो कैप्टन साहिल ने ज़ारा पर डाली थी। ज़ारा की नींदें उड़ चुकी थीं, उसे फिर वही फ़र्ज़ निभाना था, मगर अब ये ड्यूटी महज़ हया और शर्म का इम्तिहान नहीं थी, बल्कि साहिल के जागने के बाद एक शर्मिंदगी का बोझ बन गई थी। शमा बेगम ने नाश्ते के बाद वही हुक्म दिया। उनकी आवाज़ में आज थोड़ी सख्ती थी, क्योंकि वो ज़ारा की हिचकिचाहट महसूस कर रही थीं। बेटी, सूप ठंडा ना हो जाए और दवा भी वक्त पर देनी है। जाओ। ज़ारा ने गहरी सांस ली, अपने दिल को पत्थर किया और नई हिम्मत के साथ साहिल के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही इस बार ज़ारा की नज़र पहले बिस्तर की ओर गई। साहिल जाग रहे थे, वो तकिए से टेक लगाए बैठे थे। उनका हाथ जख्म के पास ढीला पड़ा था और उनकी नज़रें दूर खिड़की के बाहर आसमान पर थीं, जैसे उन्होंने ज़ारा की आहट को महसूस किया हो। उनकी आंखें घूमकर दरवाजे पर आईं और ज़ारा को देखा। वही खामोश, वही गहराई, मगर इस बार ज़ारा को उनकी आंखों में एक सवाल की बजाय एक थकान महसूस हुई। ज़ारा ने धीरे से टेबल पर सूप का प्याला और दवाएं रखी। उसने पिछले दिन के मुकाबले एक कदम का ज़्यादा फासला रखा, जैसे इससे भी उसकी हया टूट जाएगी। वो बिल्कुल बेजान और लाचार थी। उसका सारा रवैया ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो यहाँ सिर्फ एक नर्स है, एक ड्यूटी करने वाली नौकरानी, शौहर की बीवी नहीं। उसने खामोशी से सूप का प्याला साहिल की ओर बढ़ाया। ये ले लो। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनी जा सकती थी। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ से इशारा किया कि वो खुद इसे उठाकर बिस्तर के करीब रख दे। उनके हाथ का इशारा बता रहा था कि वो खुद प्याला थामने की ताकत नहीं रखते। साहिल की खामोशी और दर्द को सहने का अंदाज देखकर सारा की शर्म धीरे धीरे पिघलने लगी। वो एक ऐसे मजबूत शख्स की बेबसी देख रही थी, जो शायद जिंदगी में कभी किसी पर निर्भर नहीं रहा था। उनकी पेशानी पर पसीने के छोटे कतरे जब वो हल्के से करवट बदलने की कोशिश करते, तो उनके होठों से निकलने वाली दबी हुई कर्राहट और उनके जबड़े का लगातार कसना, ये सब उनकी अंदरूनी दर्द की गवाही दे रहा था। वो कैप्टन थे, उन्हें सख्त मजबूत रहना सिखाया गया था, और ये बेबसी, ये कैद उनकी जिस्मानी जख्म से भी ज्यादा गहरा जख्म थी। ज़ारा ने सूप का चम्मच भरा और सावधानी से साहिल के होठों के करीब ले गई। थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, इससे ताकत आएगी। उसकी आवाज़ में अब पहली बार एक ममता जैसी दया शामिल थी। उसने साहिल को एक ज़बरदस्ती का मरीज नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद समझा जो इस वक्त गहरी तकलीफ में था। उसके लिए साहिल अब एक सिर्फ गर्वीला शौहर नहीं थे, बल्कि एक जख्मी इंसान थे। साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सूप पीना शुरू कर दिया। उनकी नज़रें ज़ारा के हाथों पर थीं, जो चम्मच को लेकर बहुत सावधान थी। उन्होंने पहली बार बात की। उनकी आवाज़ दर्द की वजह से भारी और थकी हुई थी। ज़्यादा गर्म नहीं है। ज़ारा ने तुरंत जवाब दिया, जी, मैंने ठंडा किया है। इस छोटी सी बातचीत ने कमरे के तनाव को ज़रा नरम किया। ज़ारा को महसूस हुआ कि साहिल भी ये दूरी कम करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी आदत, उनकी अकड़ या उनका दर्द उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। सूप खत्म करने के बाद दवा देने की बारी आई। ज़ारा ने पानी का गिलास साहिल को थमाया और उनकी मदद की। उसने देखा कि साहिल ने दवा निगलने के बाद अपना सर बंद आंखों के साथ पीछे तकिए पर गिरा दिया। उनका चेहरा दर्द से आज़ाद होकर एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन फिर तुरंत ही कर्राहट में बदल गया। मैं जख्म देख लूं? ज़ारा ने पहली बार अपने फर्ज से बढ़कर पूछा। साहिल ने सिर्फ सर हिलाया। ज़ारा ने सावधानी से जख्म की जगह कपड़ा हटाया और पुरानी पट्टी खोली। वो जख्म के निशानों को ध्यान से देखती रही, फिर धीरे से मरहम लगाया। इस बार
उसके हाथ नहीं कांपे थे, उसका सारा ध्यान शिफा और आराम पर था। पट्टी बांधने के बाद जब ज़ारा सामान समेटकर जाने लगी, तो साहिल ने हल्के से कर्राते हुए आंखें खोलकर उसे देखा। उनके चेहरे पर थकान और तकलीफ का गहरा साया था, मगर उनकी आंखों में एक पल के लिए एक शुक्रिया का छोटा सा चमकता सितारा दिखाई दिया। वो कुछ कहना चाहते थे, शायद शुक्रिया, मगर उनकी सिर्फ थोड़ी सी हलचल हुई। वो फिर खामोश हो गए। ज़ारा ने इस हलचल को महसूस किया और उसकी आंखें शुक्रिया की इस हल्की सी झलक से नम हो गईं। ये शुक्रिया हजार शब्दों से ज़्यादा कीमती था। वो बिना कुछ कहे बस अपना सर हिलाकर झुकाकर दरवाजे की ओर मुड़ गई। वो जानती थी कि उसकी हमदर्दी और उसकी खामोश खिदमत ने कैप्टन के सख्त गर्व की दीवार में पहली बार दरार डाली है। अब वो सिर्फ एक फर्ज नहीं निभा रही थी, बल्कि एक जख्मी दिल को सुकून पहुंचा रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और जब कैप्टन साहिल की देखभाल ज़ारा की रोज़मर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी थी, शर्मो हया कुछ कम हुई थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। जब उनका रिश्ता ड्यूटी से निकलकर एक बेचैन करीबी के सफर में दाखिल हो चुका था, साहिल की सेहत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो खुद कुछ हरकत करने के काबिल हो रहे थे। मगर कमरे में उनकी तन्हाई का एहसास ज़ारा पर बढ़ गया था। उनकी हालत ऐसी थी कि ज़ारा को उन्हें उठाकर बैठाने, करवट बदलाने और यहाँ तक कि बेड पर उनकी स्थिति बदलने में भी मदद करनी पड़ती थी। और हर बार उन दोनों के बीच जिस्मानी करीबी ज़रूर हो जाती। एक सुबह ज़ारा उन्हें तकिए के सहारे बिठा रही थी। साहिल का जिस्म भारी था और ज़ारा की नाजुक काया के लिए ये एक मुश्किल काम था। उसे मजबूरन साहिल की कमर के पीछे खड़े होकर अपने बाजू उनके कंधों के नीचे से निकालकर सहारा देना पड़ा। इस करीबी का एहसास ज़ारा की रूह तक पहुंच गया। साहिल के जिस्म की एक मजबूत मर्दाना खुशबू जो उनकी फौजी जिंदगी से आती थी और अब दवाओं की महक के साथ मिलकर एक नई खुशबू बन चुकी थी, जो सारा की हवस पर छा गई। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। उसका सारा ध्यान सिर्फ ये यकीनी बनाने पर था कि साहिल को तकलीफ न हो। उसने खुद को याद दिलाया कि ये एक मिशन का काम है, जज्बात का नहीं। जब साहिल ठीक तरह बैठ गए और आराम से तकिए से टेक लगा ली, तो ज़ारा ने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन वो पल भर की करीबी दोनों के लिए एक खामोश तूफान साबित हुई थी। इस दौरान एक दिन जब ज़ारा सूप का प्याला थामे साहिल के करीब झुकी, तो उनके हाथ से सूप का कतरा साहिल के मजबूत बाजू पर गिर गया। घबराहट में ज़ारा ने तुरंत अपने दुपट्टे के कोने से वो कतरा साफ करने की कोशिश की। इस जल्दी में उसकी उंगलियां साहिल की कलाई पर एक पल के लिए रुक गईं। वो कलाई जो धूप और मिशन की सख्तियों से सख्त हो चुकी थी, ज़ारा की नरम उंगलियों की छुअन महसूस करके सनसना उठी। दोनों वहीं हैरान हो गए। ज़ारा का सर झुका हुआ था और साहिल की सांसें थोड़ी गहरी हो गई। एक बेनाम लहर कमरे में दौड़ गई, जो खामोशी से भी एक चीख की तरह थी। साहिल ने अपनी नजरें उठाकर ज़ारा को देखा। वो अब सिर्फ जख्म की देखभाल करने वाली नर्स नहीं थी, बल्कि वो बीवी थी, जिसकी नाजुक उंगलियां इस वक्त उनके जिस्म को छू रही थीं। साहिल ने पहली बार ज़ारा के हाथों की बनावट देखी, लंबी उंगलियां जिन पर मेहंदी के हल्के निशान थे। उनकी नजरें ज़ारा के झुके हुए चेहरे पर ठहर गईं, जहां हया और जिम्मेदारी की एक जंग चल रही थी। कैप्टन साहिल, जो जंग के मैदान में दुश्मन की चाल को सेकंडों में भाप लेते थे, आज ज़ारा के धीमे रवैये के पीछे छुपे एहसासों को परखने की कोशिश कर रहे थे। वो देख रहे थे कि ज़ारा को अपने दुपट्टे के रंगों से कितनी मोहब्बत है, जो हर बार सावधानी से ओढ़ती थी। उसकी आंखों की गहराई में मौजूद शर्म का सम्मान करने लगे, और ये शर्म उन्हें उकसा नहीं रही थी, बल्कि प्रभावित कर रही थी। साहिल ने महसूस किया कि ज़ारा का वजूद, जो कमरे में दाखिल होते ही एक मीठी सी खुशबू बिखेर देता था, उनके लिए सुकून का कारण बन रहा था। उनका दर्द, जो पहले हर पल उनके दिमाग पर सवार रहता था, अब ज़ारा की मौजूदगी के दौरान कुछ देर के लिए कम हो जाता था। वो उसकी आमद का इंतजार करने लगे, उसके हाथों की नरमी, उसकी खामोश आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहते थे। ज़ारा का अपना अंदरूनी हाल इससे भी ज़्यादा जटिल था। साहिल की खुली खामोश निगाहों ने उसके दिल में एक अनोखा हंगामा पैदा कर दिया। वो जानती थी कि साहिल अब उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर जिस्मानी करीबी के बाद उसका दिल तेजी से धड़कता, और वो साहिल की ओर से खुद को छुड़ाने की बजाय उनकी मजबूती और उनके बाजुओं की गर्मी को भी महसूस करने लगी थी। ये एहसास, जो एक नई नवेली दुल्हन का होना चाहिए, अब कई हफ्तों की बेबसी के बाद
अचानक जाग रहा था। वो खुद को लगातार झिंझोड़ती कि तुम इस वक्त सिर्फ एक नर्स की ड्यूटी दे रही हो, मगर उसके हाथ, उसका दिल अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जब वो साहिल का सहारा बनती, तो उसके दिल की धड़कन अपने बाजू पर महसूस होती, और वो धड़कन, एक मर्द की मजबूत धड़कन, सारा के अंदर मोहब्बत के एक नए बीज को पनपने दे रही थी। करीबी का ये सफर, जो दर्द और ड्यूटी से शुरू हुआ था, अब दोनों के लिए एक जज्बाती इम्तिहान बन चुका था। बेचैनी, शर्म और नए सिरे से होने वाली पहचान का एक सफर। साहिल की सेहत में अब इतनी सुधार आ चुकी थी कि वो बेड पर ज्यादा वक्त बैठ सकते थे। इस जिस्मानी सुधार के साथ उनकी मिजाज की ठंडक भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। अब वो सिर्फ खामोश आंखों से जारा की खिदमत का नजारा नहीं करते थे, बल्कि उनके रवैये में एक अनकही सी नरमी आ चुकी थी। नर्सिंग का काम अब भी जारी था, लेकिन अब एक और काम शुरू हो चुका था। ये एक दोपहर का वक्त था, जब जारा साहिल को उनको दोपहर की दवा दे चुकी थी। वो कमरे की खिड़की के पर्दे सलीके से ठीक कर रही थी। कोशिश थी कि नजरें साहिल पर न पड़े। ये पर्दे क्या तुम्हारी पसंद हैं? साहिल की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए पहली बार इतने निजी सवाल लेकर आई थी। जारा ठिठकी, पर पर्दों से हाथ हटाकर सर झुकाकर कहा, जी, मगर मुझे रोशनी पसंद है। साहिल ने हल्का सा सांस लिया, जो शायद दबी हुई हंसी का एहसास था। लगता है तुम्हें रोशनी हर चीज में पसंद है। उनका इशारा कमरे की सफाई और जारा के खुश मिजाज की ओर था। जारा का चेहरा तुरंत शर्म से गर्म हो गया। उसकी जबान से कोई जवाब नहीं निकला। वो सोचने लगी कि अब आगे कोई निजी बात हुई तो वो भाग जाएगी, लेकिन साहिल को बातचीत में शायद कोई सुकून मिल रहा था। मैंने तुम्हारी वजह से इस मिशन के बारे में सोचना बंद कर दिया है। साहिल ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज अब थोड़ी गंभीर और कमजोर थी। वहां रान में गोली लगना कोई बड़ा जख्म नहीं था, लेकिन यहाँ आकर इस चार दीवारी में कैद हो जाना एक कैप्टन के लिए इससे बड़ी कोई बेबसी नहीं होती। ये पहली बार था कि साहिल अपनी अंदरूनी जज्बात का इजहार कर रहे थे। जारा ने अपना सारा काम छोड़ दिया और साइड टेबल के पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। उनकी आंखों में गहरी चिंता और बेबसी का साया था। जारा की सारी हया इस पल उनकी तकलीफ के सामने फीकी पड़ गई। आप ऐसा न सोचें। जारा ने पहली बार अपने शौहर को दिलासा देने की कोशिश की। उसकी आवाज में ऐसी मिठास और सच्चाई थी जो साहिल ने कभी किसी से नहीं सुनी थी। जख्म की बात ना करें, ये तो ठीक हो जाएगा। आपके साथी और घर वाले सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वो गोली मेरे जिस्म से ज्यादा मेरे इरादों को जख्मी कर गई है। साहिल ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि जिंदगी सिर्फ सरहद पर है, लेकिन इस कमरे ने मुझे सिखाया कि कैद में भी लोग जीते हैं और जीने की वजह ढूंढ लेते हैं। जारा खामोश रही, लेकिन उसकी आंखें अब कह रही थीं कि वो समझ रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स जिसे वो एक गर्वीला अजनबी समझती थी, इतना अंदरूनी खालीपन रखता होगा। फिर साहिल ने नरमी से पूछा, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था हमारे निकाह से पहले? सवाल हैरान करने वाला था। जारा का दिल एक पल के लिए रुक गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे साहिल उसकी दुनिया में दाखिल होने की इजाजत मांग रहे हों। मैंने बस यही सोचा कि आप बहुत बहादुर हैं और आपको अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। जारा ने खुद को संभालकर जवाब दिया, और आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सलामती की फिक्र रहती थी। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। तुम्हारे ख्वाब क्या थे जारा? साहिल ने अपनी नज़र उसके चेहरे पर जमा दी। इस निकाह से पहले क्या तुम एक फौजी की बीवी बनना चाहती थी? मेरे ख्वाब बहुत सादे हैं। जारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो पहली बार उनके सामने आई थी। मुझे किचन गार्डनिंग पसंद है। मैं किताबें पढ़ती हूँ। मेरा ख्वाब था कि मेरे घर में सुकून हो और मेरे लोग खुश हों। बस यही, मुझे कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। साहिल देर तक जारा के सादे जवाब सुनते रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। फौजी की सख्त जिंदगी के सामने जारा की दुनिया बिल्कुल शांत और मासूम थी। वो अपनी जिंदगी के खतरे और जिम्मेदारियों के बोझ को जारा की सादगी से तोल रहे थे। उनका जख्म, जो जिस्मानी था, अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। बातचीत के चंद पलों में उनका रिश्ता ड्यूटी और अजनबियत से निकलकर हमदर्दी और भरोसे के नए रास्ते पर आ गया। साहिल अब जारा को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि अपने जख्मी जज्बात को सुकून देने वाली साथी के तौर पर देखने लगे थे।
और ज़ारा वो अब कैप्टन साहिल के गर्व से नहीं डरती थी, बल्कि उनकी बेबसी और उनकी कहानी पर दया और मोहब्बत महसूस कर रही थी। जख्म तो धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन उनकी बातचीत ने उनके बीच वो जज्बाती फासला कम कर दिया था, जो उनका अधूरा निकाह भी खत्म नहीं कर सका था। वो दोनों अजनबी नहीं रहे थे, वो एक दूसरे के जख्म और ख्वाबों के साथी बन चुके थे। साहिल की रोजमर्रा की जिंदगी में अब एक नया रिश्ता शामिल हो चुका था। उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनका जज्बाती रवैया भी तेजी से बदल रहा था। वो अब उस वक्त का बेचैनी से इंतजार करते जब ज़ारा कमरे में दाखिल होती, न सिर्फ दवाई और सूप के लिए, बल्कि सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए। कैप्टन का गर्वीला दिमाग अब अपनी अंदरूनी चाहत और बदलते एहसासों की नई रणनीति तैयार कर रहा था। वो पहले की तरह उदास या ठंडे नहीं रहते थे। अब वो सुबह उठकर शेव करवाने की फरमाइश करते और अपने बाल सलीके से कंघी करवाते। हालांकि वो जानते थे कि ज्यादातर वक्त उन्हें बिस्तर पर गुजारना है। ये बदलाव साफ था। साहिल अब एक मरीज नहीं रहे थे, वो एक ऐसा शौहर बन रहे थे जो अपनी बीवी पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता है। एक सुबह ज़ारा उनकी पट्टी बदल रही थी, उनका सारा ध्यान जख्म पर था। वो एक एक सेकंड गिन रही थी ताकि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो। अचानक पट्टी बदलने के बाद साहिल ने अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को छूने की कोशिश की। वो झुके और कर्राने लगे। ज़ारा तुरंत परेशान हो गई। क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है? हाँ शायद, ज़्यादा जोर लगा लिया, साहिल ने धीरे से कहा, मगर उनके होठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी जिसे ज़ारा तुरंत पकड़ न सकी। ज़रा पानी पिला दो ज़ारा। ज़ारा ने जल्दी से गिलास उठाया और उनके होठों से लगाया। जब पानी पीने के बाद ज़ारा गिलास वापस रखने लगी, तो साहिल ने हल्की सी सावधानी से गिलास थामे ज़ारा के हाथ को छुआ। ये छुअन कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया काम था जो चंद पलों तक जारी रहा। ज़ारा का सारा खून उसके चेहरे की ओर दौड़ गया, उसका हाथ कांपने लगा। शुक्रिया, साहिल ने कहा और फिर मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में जादू है और तुम्हारे पानी में भी। ये बात पहली बार किसी फौजी तारीफ के अंदाज से हटकर एक निजी तारीफ थी। ज़ारा की दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो खामोशी से गिलास दूर रखे मुड़ने लगी। रुको ज़ारा, साहिल ने नरम मगर हुक्म देने वाले लहजे में कहा। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि ज़ारा उनकी बात सुने। तुम हमेशा क्यों ज़मीन को देखती हो? मुझे देखो, मैं ही हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी बीवी हो। उनके लहजे में एक हल्की सी छेड़ और हक का इजहार था। ज़ारा का दिल तेजी से धड़का। उसने धीरे से नजरें उठाईं और पहली बार सीधे कैप्टन साहिल की आंखों में देखा। ये आंखें अब ना तो बेबसी के दर्द में डूबी हुई थीं, ना गर्व और दबदबा दिखा रही थीं। इनमें गहरी शांत चमक थी, इनमें नरमी थी, एक ऐसी गर्मजोशी थी जो सिर्फ चाहने वाला ही महसूस करवा सकता है। ज़ारा को यूं लगा जैसे उसके वजूद में एक अनोखा तूफान उठ गया हो। इस नज़र में निकाह के रिश्ते की तकमील का वादा था, इस खामोश खिदमत का स्वीकार था जो वो इतने दिनों से कर रही थी। ज़ारा को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि ये वो मर्द है जो उसे प्यार करने लगा। ये वो एहसास था जो उसने हमेशा अपने ख्वाबों में महसूस किया था। इसी दिन शमा बेगम, जो ज़ारा को किचन में देख रही थी, उन्होंने ज़ारा के बाद जब साहिल के कमरे में झांका तो उन्होंने देखा कि साहिल बेड पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में वो किताब थी जो ज़ारा ने सुबह लाकर साइड टेबल पर रखी थी। साहिल का ये खुलापन उनकी बीमारी से पहले सख्त और चिड़चिड़ेपन से बिल्कुल अलग था। शमा बेगम को यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने उनके बेटे के जख्म के जरिए उनके घर में एक नई रोशनी भेजी है। वो साहिल के कमरे में दाखिल हुए बिना ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर शुक्र के लफ्जों में झुक गईं। उनकी दुआएं कबूल हो चुकी थी। ज़ारा की हया और खिदमत ने साहिल के दिल को पिघला दिया था। ज़ारा भी इस एहसास के असर से अछूत नहीं थी। कमरे से निकलकर जब वो रसोई में गई तो उसने जानबूझकर शीशे में अपना जायजा लिया। उसने अपने दुपट्टे को सलीके से डाला और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो पहली बार किसी खिदमत या गम की वजह से नहीं, बल्कि खुशी और नए जज्बे की वजह से थी। वो अब साहिल के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे की ताजगी, उसके बालों की सादगी, उसके लिबास की नफासत। वो अब सिर्फ अपनी हया के लिए पर्दा नहीं कर रही थी, बल्कि अपने शौहर की मोहब्बत भरी निगाहों को ध्यान में रखकर खुद को सजा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जख्म भर रहा है, मगर ज़ारा और साहिल दोनों जानते थे
कि जिस्म का जख्म तो एक बहाना था, असल में तो उनका अधूरा रिश्ता और दिलों का फासला भर रहा था। ज़ारा का रुख अब शर्म और जिम्मेदारी से हटकर उस मोहब्बत की ओर था जो कैप्टन साहिल के दिल में उसकी बेलौस खिदमत के बदले पैदा हो चुकी थी। शाम के साए कमरे में गहरे हो चुके थे। ये दिन की वो घड़ी थी जब खामोशी और तन्हाई का एहसास बढ़ जाता था। ज़ारा हमेशा की तरह साहिल की रात की दवा देने के लिए कमरे में दाखिल हुई और उसकी मौजूदगी में खास सुकून और अपनापन था। अब वो जल्दी में नहीं रहती, वो वहाँ कुछ देर ठहरती, क्योंकि साहिल उससे बात करते थे और उसके हाथों की नरमी में सुकून पाते थे। आज साहिल का मिजाज बहुत बेहतर लग रहा था। दवा का गिलास ज़ारा ने अपने हाथों में थामा हुआ था और साहिल ने दवा लेने के बाद गिलास वापस करने की बजाय ज़ारा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। ज़ारा का दिल एक पल को धड़कना भूल गया और उसकी नज़रें तुरंत गिलास से हटकर ज़मीन पर टिक गईं। ज़ारा, साहिल की आवाज़ में आज वो धीमापन और गहराई थी जो कमांडर की आवाज़ में नहीं होती, बल्कि एक मर्द के दिल से निकलती है। ज़ारा का हाथ उनकी पकड़ में कैद था और उसके हाथ की लकीरें साहिल के सख्त हथेलियों को नीचे जैसे पिघलाने लगी थी। वो जानती थी कि साहिल आज कोई मामूली बात नहीं करने वाले। उसका पूरा वजूद बेचैनी से कांप रहा था। जिस दिन तुम पहली बार इस कमरे में आई थी, उस दिन मुझे लगा था कि मैं एक गुनहगार हूँ। साहिल ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आंखें ज़ारा के झुके हुए चेहरे पर थीं। एक ऐसा शौहर जो निकाह के बाद तुम्हें तन्हा छोड़ गया और तुम्हारे साथ वो दूरी रखी जो एक अजनबी से भी नहीं रखी जाती, और फिर जख्मी होकर तुम पर बोझ बन गया। ज़ारा ने अपना सर हिलाकर नकारा। नहीं, आप बोझ नहीं। वो मुश्किल से इतना ही कह पाई। उसकी आवाज़ गले में घुटकर रह गई। सुनो, साहिल ने नरमी से उसके हाथ को हिलाया। मैंने तुम्हारी खिदमत देखी है ज़ारा, तुम्हारी हया को देखा है। तुमने अपने फ़र्ज़ को जिस पाकीज़गी और शराफत से निभाया है, इससे मेरे सारे तसव्वुर बदल गए। मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं सिर्फ ताकत को पहचानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नरमी और सादगी में ज़्यादा ताकत होती है। उनकी बातों में एक ऐसा जज्बा था जिसने ज़ारा के अंदर की तमाम दीवारें गिरा दी। ज़ारा, सच कहूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे किरदार से मोहब्बत करने लगा हूँ। इकरार मोहब्बत, ये शब्द ज़ारा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके कानों में गूंजने लगा। उसने बेखुद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर साहिल की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा इस वक्त शर्म की इंतहा को पहुंच चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे साहिल उन्हें भी सुन रहे होंगे। बरसों की खामोशी और बेचैनी आज एक ही दिल में इस इकरार के साथ फट पड़ी थी। साहिल ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उन्होंने तुरंत अपनी पकड़ नरम कर दी। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है ज़ारा। तुम्हारी ये शर्म, तुम्हारी बेचैनी मेरा जवाब है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ ज़ारा के उस हाथ पर रखा जो अभी भी उनके हाथों में था। तुमने सिर्फ मेरा जख्म नहीं भरा ज़ारा, तुमने वो फासला भी मिटा दिया जो हमारे अधूरे निकाह में था। मैंने अपने दिल में तुम्हें अपने लिए चुन लिया है और इस बार कोई मिशन, कोई ड्यूटी हमें अलग नहीं कर सकती। साहिल ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली जो अब भी झुकी हुई थी। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो हमारा ये रिश्ता सिर्फ फर्ज का नहीं, हकीकत का होगा। हम इस रुखसती को पूरा करेंगे जो ड्यूटी की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक फौजी की तरफ से उसकी बीवी को दिया गया भविष्य का वादा था। एक नया वादा। ज़ारा की आंखों से शुक्रिया और खुशी के चंद कतरे तेजी से टपके और उसके हाथ पर गिरे। वो अपना सर ऊपर न उठा सकी, मगर उसके लबों ने बहुत धीमे से एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो सिर्फ साहिल सुन सकते थे। जी। ये एक शब्द, एक धीमा सा इकरार इस बात की मोहर थी कि उसका दिल चोरी हो चुका था। कैप्टन साहिल ने अपना सर धीरे से तकिए पर रख दिया। एक गहरा सुकून, एक जीत का सुकून उनके चेहरे पर फैल गया था। उनका जख्म भर रहा था, लेकिन इस इकरार ने उनकी रूह को सुकून बख्शा था। ये रात उनकी जिंदगी में खिदमत की राह से निकलकर मोहब्बत की तकमील की रात में बदल गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, वो एक दूसरे के राजदार, हमदर्द और सच्चे जीवन साथी बन चुके थे। अगले चंद दिन कमरे की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। रस्मी और बेचैनी भरी खामोशी की जगह अब शर्मीली बातचीत और हक भरे लतीफे ने ले ली थी।
ज़ारा भी दवाई देती, पट्टी बदलती और सूप पिलाती थी, लेकिन अब साहिल उसे शरारत से देखते रहते थे। ज़ारा की हया और साहिल की गर्मजोशी के बीच एक खूबसूरत शरारत जारी थी। एक दोपहर ज़ारा साहिल को उनकी दवाइयाँ देकर साइड टेबल साफ कर रही थी। साहिल काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे और बिना सहारे के खुद से बैठे हुए थे। साहिल हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ज़ारा, क्या तुमने मेरी सारी फौजी कहानियाँ सुन ली हैं या अभी भी मुझसे डरती हो? ज़ारा ने सर झुकाया, मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में कहा, कहानियाँ तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी ताकत और हौसले का अंदाज़ा है मुझे। डरती नहीं हूँ, लेकिन साहिल ने कहा, लेकिन बोलो क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? मुझे साफ-साफ बताओ। ज़ारा ने कहा, बस मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आपको आराम करना चाहिए। ज़्यादा बोलने से साहिल ने तुरंत बात काटकर कहा, ज़्यादा बोलने से मेरा दिल खुश होता है और जब दिल खुश हो तो जिस्म खुद ही ठीक हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन दवा हो। ज़ारा शर्म से चेहरा छुपाकर बोली, आप बस बातें बनाना सीख गए इस कमरे में बैठकर। साहिल ने झट से जवाब दिया, मैंने बातें बनानी नहीं, लेकिन बातें करना सीखा है, वो भी तुमसे, वरना तो मैं एक खामोश कमांडर रहा हूँ। मुझे तुम बताओ, तुम किचन में क्या कर रही थी जब तुम्हारी ताईजान ने तुम्हें मेरे पास भेजा था? ज़ारा कहने लगी, मैं सूप बना रही थी, लेकिन इस दिन से सूप का चम्मच हाथ से गिरना मेरी आदत बन गई। साहिल बोला, वो चम्मच मेरे बाजू पर गिरा था, मुझे याद है, और इसके बाद तुम्हारा चेहरा, मुझे लगा था कि तुम अभी कमरा छोड़कर भाग जाओगी। मैंने तुम्हें उस दिन जागते हुए देखा था। ज़ारा, तुम कितनी परेशान थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे लिए कोई इस कदर फ़िक्रमंद है। ज़ारा हैरत से देखते हुए बोली, क्या आप उस दिन वाक़ई जाग रहे थे? साहिल ने कहा, हाँ, जब तुमने वो गोली के ज़ख्म पर मरहम लगाया था और वो इतना धीमा और नरम छुअन थी कि मैं अपना दर्द भूल गया था। उस वक़्त मैं तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाते हुए देख रहा था और मुझे अपना फ़र्ज़ याद आया, वो फ़र्ज़ जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं निभाया। ज़ारा ने अपने लहज़े में एक मज़बूती लाते हुए कहा, सबसे बड़ा फ़र्ज़ निभाया कैप्टन, आप मुल्क के लिए लड़ रहे थे, मैं तो बस अपने शौहर के लिए थी, और इसमें क्या शर्म? साहिल ने अपने लहज़े में प्यार का इकरार भरते हुए कहा, शौहर के लिए? हाँ, वही शौहर जिसे तुमने इस नरम दिल से ठीक कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें और क्या पसंद है गार्डनिंग के अलावा? ज़ारा ने बताया, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, रोमांटिक कहानियाँ जिनमें हीरो बहुत अच्छा और वफादार हो। साहिल हंसकर कहने लगा, और क्या तुम्हें तुम्हारा ये हीरो रोमांटिक लगता है? मैंने तो गर्व के सिवा कुछ दिया ही नहीं। ज़ारा कहने लगी, हीरो हमेशा ताकतवर नहीं होता कैप्टन, कभी कभी हीरो वो होता है जो बेबसी में भी मजबूत रहे, और ये कमरा आपकी कहानी का सबसे रोमांटिक हिस्सा है। साहिल धीरे से बोला, वाकई ये तो मेरी फौजी ट्रेनिंग में भी नहीं था कि बीवियां जख्मी कमांडरों को रोमांटिक कह सकती हैं। ज़ारा बोली, आपको मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। साहिल जोश में कहने लगा, तो फिर क्या तुम मुझे वो तरबियत दोगी? वो तरबियत जो सिर्फ तुम दे सकती हो। ज़ारा का चेहरा एक बार फिर शर्म से झुक गया। वो अपने दुपट्टे को सलीके से ठीक करने लगी। साहिल ने मोहब्बत से कहा, ज़ारा, मेरी बहादुर बीवी, तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। तुमने मुझे करीब से देखा है, मेरे ज़ख्मों को ठीक किया है, मेरे कमज़ोर पलों को संभाला है। मेरा दिल अब तुम्हारे हाथ में है, अब यहाँ कोई दीवार नहीं है। मैं जानती हूँ, ज़ारा ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरी हया का सम्मान करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बातचीत के इस बहाव ने उनके बीच के तमाम फासले मिटा दिए थे। साहिल की कहानी अब सिर्फ मिशन की नहीं रही थी, बल्कि ज़ारा और उनके बीच बढ़ते हुए इस अनमोल रिश्ते की बन चुकी थी, जिसे जिम्मेदारी और इश्क ने मिलाकर परवाना चढ़ाया था। वो दोनों अब अपने भविष्य के ख्वाब देख रहे थे, एक ऐसा भविष्य जहाँ कोई गोली, कोई मिशन उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता था। शाम के बाद कमरे में मौजूद रोशनी का मिजाज बदल चुका था। अब यहाँ दया और हमदर्दी के साथ साथ एक नई मिठास भरी छुअन भी शामिल थी। कैप्टन साहिल की सेहत में हैरत अंगेज तेजी से सुधार आ रहा था, और डॉक्टर भी उनकी गैर मामूली रिकवरी को देखकर हैरान थे। वो नहीं जानते थे कि ये महज दवाओं का नहीं, बल्कि एक सच्ची निस्वार्थ मोहब्बत का असर था। शमा बेगम, जो शुरू दिन से
अपने बेटे और बहू के बीच की दूरी को महसूस करती आई थीं। अब ज़ारा और साहिल की आंखों की खामोश बातचीत को पढ़ रही थीं। साहिल का वो हंसता हुआ चेहरा और ज़ारा के गालों पर हर वक्त फैली हुई वो शर्मीली लाली उनके दिल के सुकून की गवाही थी। वो जानती थी कि ऊपर वाले ने उनकी बेटी को गोली के जख्म से बचाकर वास्तव में एक बेहतरीन साथी के करीब कर दिया था। एक शाम जब ज़ारा साहिल को दवा देकर बिस्तर के करीब खड़ी थी, शमा बेगम दरवाजे पर आईं और मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुईं। वो खामोशी से साइड टेबल पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक माँ की तसल्ली और एक बुजुर्ग का तजुर्बा झलक रहा था। साहिल बेटा, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, उन्होंने नरमी से शुरुआत की। तुमने हमें डरा दिया था, मगर अब तुम पूरी तरह सेहतयाब हो रहे हो। साहिल ने मोहब्बत से अपनी माँ की ओर देखा। आपकी दुआएं थीं और ज़ारा की खिदमत अम्मी। उन्होंने ज़ारा की ओर देखा, जो नज़रें हमेशा की तरह झुक गईं। ये मेरी जिंदगी और सेहत दोनों की जिम्मेदारी है। शायद आपने मेरे लिए बहुत सही चुनाव किया था। शमा बेगम ने धीरे से मुस्कुराकर ज़ारा का हाथ थामा। मैं जानती हूँ ज़ारा, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी हया, इन सब की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनकी आवाज़ में जज्बाती गहराई थी। लेकिन अब मैं एक माँ और एक सास होने के नाते एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। साहिल गंभीर हो गए। शमा बेगम ने ज़ारा से मुखातिब होते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने फ़र्ज़ को निभाया और मेरा बेटा अब पूरा हो चुका है। इस वक्त तुम्हारा निकाह पूरा है, मगर हमारी रिवायतें और तुम्हारी रुखसती अभी बाकी है। उन्होंने साहिल की ओर देखा। बेटा, जबकि तुम सेहतयाब हो और तुम्हारी ड्यूटी ने तुम्हें एक सबक सिखाया है, तो क्या तुम अपने रिश्ते को भी तकमील तक नहीं पहुंचाना चाहते हो? वो रुखसती जो इस मिशन की वजह से टल गई थी। साहिल ने अपनी वालदा के सवाल का जवाब देने में एक पल भी देर नहीं की। उनकी आवाज़ में पहले की सख्ती नहीं थी, बल्कि एक शौहर का पक्का इरादा शामिल था। अम्मी, मुझे इससे पहले किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। ज़ारा ने साबित किया है कि वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, बल्कि मेरी रूह की साथी है। उसने मेरा सबसे कमज़ोर पल देखा है और इसी कमज़ोरी ने मुझे उसकी कदर सिखाई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर मुझे पूरी तरह चलने फिरने की इजाज़त दें, हमारी रुखसती की तमाम रिवायतें बिना किसी देरी की पूरी की जाएं। मैं मज़ीद एक दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता। ये इकरार ज़ारा के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था, लेकिन दिल में सुकून था। शमा बेगम की ओर देखकर उसने धीरे से सर हिलाया। उसका खामोश जवाब भी काफ़ी था। शाबाश मेरे बच्चे, शमा बेगम ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं आज से घर में एक छोटी सी रुखसती रस्म का इंतज़ाम करवाती हूँ, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि हमारी बेटी अब अपने घर में हमेशा के लिए आ गई है। शमा बेगम के जाने के बाद कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब इंतजार की नहीं थी, बल्कि एक हसीन भविष्य के वादे की थी। कुछ देर बाद एक नौकरानी खूबसूरत नए सफ़ेद शॉल और एक चांदी की अंगूठी लेकर आई। ये आपकी ताईजान ने भेजा है, कहा है कि ज़ारा बहू इसे रात को उड़े। ज़ारा ने कांपते हाथों से वो तोहफा लिया। सफ़ेद शॉल पाकीज़गी और नए आगाज़ की निशानी थी। उसने शॉल को धीरे से अपने कंधों पर डाला और साहिल की ओर देखा। साहिल ने प्यार से कहा, ये सिर्फ शॉल नहीं ज़ारा, ये हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ है, हमारी रुखसती का पहला तोहफा। उन्होंने आगे झुककर धीरे से ज़ारा का हाथ पकड़ा। मुझे लगता था कि मिशन की ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना मेरा सबसे खूबसूरत मिशन होगा। ज़ारा ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखा और फिर साहिल के चेहरे की ओर। इस पल वो जानती थी कि वो उनकी कहानी पूरी हो चुकी है और अब वक्त आ गया था इस मोहब्बत को रिवायत के तौर पर अपने घर में जगह दी जाए। आखिरकार वो दिन आ गया। डॉक्टर ने कैप्टन साहिल को पूरी सेहतयाब का प्रमाण पत्र दे दिया। उनके जिस्म का जख्म भर चुका था और उनका दिल भी, जो बरसों से फौजी अनुशासन के सख्त परत के नीचे दबा हुआ था, ज़ारा की मोहब्बत से शिफा पा चुका था। जिस दिन साहिल ने बिना सहारे अपने कमरे के बाहर कदम रखा, तो शमा बेगम ने खुशी से उनकी बलाएं ली। साहिल ने कमरे से निकलकर पूरी राहदारी में चलते हुए अपना हाथ ज़ारा की ओर बढ़ाया। ज़ारा ने अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ उनका मजबूत हाथ थाम लिया। ये कदम सिर्फ जिस्मानी सेहत का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की तकमील का पहला कदम था।
घर में अगले हफ्ते छोटी लेकिन खूबसूरत रुखसती की रस्म का आयोजन किया गया। ये कोई पुराना ड्रामा नहीं था, बल्कि एक नई निडर मोहब्बत का जश्न था। जारा, जो आज तक अपनी हया के डर से साहिल के सामने नहीं आ पाती थी, अब एक खूबसूरत सलीके से सजी दुल्हन के रूप में अपने शौहर के सामने थी। उसकी आंखों में शर्म अब भी थी, मगर इस शर्म में एक प्यारा सा नया सुकून झलक रहा था। साहिल की आंखों में गर्व और मोहब्बत थी। वो अपने बहादुर हया वाली बीवी को सबके सामने देखकर सर झुकाकर दिल से उसकी कदर कर रहे थे। शमा बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो निकाह दो अजनबियों के बीच एक रिवायत के तौर पर जोड़ा था, आज वो जख्मों के पुल पर चलकर सच्चे प्यार की मंजिल पा चुका था। रात जब वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह वफादार हुए, तो कमरे की फिजा किसी रोमांटिक कहानी से ज्यादा पाकीज़गी और गहराई वाली थी। साहिल ने ज़ारा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बिस्तर पर धीरे से बैठाया। ज़ारा, साहिल की आवाज़ मोहब्बत और सम्मान से भरी थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी, लेकिन आज मैं इस बात का इकरार करना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते का आगाज़ बहुत अजीब था। मैंने तुम्हें वो वक्त और वो इज्जत नहीं दी जो एक नई नवेली दुल्हन को मिलनी चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेबसी को मेरी ताकत बना दिया। ज़ारा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी भीगी पलकें उठाकर साहिल को देखा। आपने मुझ पर सबसे बड़ा भरोसा किया कैप्टन। आपने मुझे अपनी कमजोरी में अपना सहारा बनाया। मेरी हया मेरा गहना है और आपने इसकी कदर की। साहिल ने मोहब्बत से ज़ारा के हाथों को चूमा। यही हया ज़ारा, मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम इसे खो दो। हमारा रिश्ता खिदमत से शुरू हुआ था और ये खिदमत सम्मान हमेशा हमारे बीच रहेगा। उनकी करीबी जल्दबाजी ये किसी शारीरिक ख्वाहिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये दो रूहों का मिलाप था, जिनके बीच पहले एक मुल्क का फर्ज और फिर एक जख्म का दर्द आड़े रहा था। ये वो सच्ची मोहब्बत थी जो एक दूसरे की रूह को पहचानने के बाद परवान चढ़ती है। साहिल ने ज़ारा की शर्म का पूरा सम्मान किया और उनकी मोहब्बत का रिश्ता हया और भरोसे की बुनियाद पर आखिरकार तकमील को पहुंचा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, तो ज़ारा ने खुद को साहिल की बाजुओं में सुरक्षित पाया। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उनकी पूरी जिंदगी में नहीं था। अब उनकी बातचीत में और आज़ादी खुलकर मोहब्बत का इजहार था। ज़ारा, साहिल ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं पहली बार बेफिक्र होकर जाऊंगा। ज़ारा ने उनके मजबूत बाजुओं को थामा। मैं जानती हूँ आपने मुझे घर और परिवार दिया है। मैं यहाँ आपके लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब सरहद पर एक फौजी नहीं, बल्कि एक शौहर जा रहा है, जिसका घर लौटने पर उसका पक्का सबब है। जैसे रात का वक्त हुआ, साहिल ने अपने कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया। दूध का एक गिलास साइड टेबल पर रखवाया। सारा कमरा फूलों की महक से खिल उठा था। ज़ारा बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। साहिल ने अपना सर ज़ारा के हाथों के करीब झुकाया। तुमने मेरे जख्म को ठीक किया ज़ारा, और सबसे बड़ा जख्म मेरे दिल पर था। मैंने अपने फौज वर्दी के गर्व में कभी नहीं देखा था कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी खिदमत मेरा पहला सबक था और तुम्हारी मोहब्बत मेरा आखिरी इनाम। ज़ारा के हाथों से उनके हाथ की छुअन पर एक ठंडी लहर दौड़ गई, मगर दिल में एक सुकून का चश्मा फूट पड़ा। वो जुबान से कुछ न कह सकी, बस उसकी आंखों में वो तमाम मना की हुई मोहब्बत और शुक्रिया झलक रहा था जो वो कई हफ्तों से छुपा रही थी। जब मैं जख्मी था तो मैं जानता था कि तुम सिर्फ फर्ज कर रही हो, साहिल ने कहा, लेकिन इस फर्ज में जो सच्चाई और जो पाक मोहब्बत थी, इसने मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लिया। तुमने मेरे लिए वो सब किया जो कोई भी मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं कर सकता था। तुमने मेरे बदन को भी छुआ, मेरी कमजोरी को भी देखा और फिर भी मेरी इज्जत की। साहिल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और ज़ारा के चेहरे पर गिरे आंचल को उठाया। ज़ारा की निगाहें तेजी से नीचे झुक गईं। साहिल ने इसके चेहरे को बहुत नरमी से अपने हाथों में लिया और अपनी उंगली से इसके चेहरे को छूते हुए बोले, तुम्हारी हया की कसम खाता हूँ ज़ारा कि यह मेरी सबसे बड़ी अमानत रहेगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। हमारा ये मिलन, ये मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त पूरा होगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह से तैयार हो। मैं चाहता हूँ कि आज भी तुम एक शौहर की ताकत और उसके सम्मान को महसूस करो, ना कि किसी जल्दी को।
ये अल्फाज ज़ारा के लिए किसी गहरे इश्क के इकरार से कम नहीं थे। इसके दिल का सारा डर, सारी हिचकिचाहट एक पल में दूर हो गई। इसने पहली बार अपना सर उठाया और साहिल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में मोहब्बत की रोशनी थी। आप मेरे कैप्टन हैं। ज़ारा ने पहली बार अपने होंठ खोले। उसकी आवाज़ काँप रही थी। और मेरा भरोसा हमेशा आप पर है। ज़ारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और साहिल के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये सिर्फ एक बीवी का जवाब नहीं था, ये उस लड़की का इकरार था जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में अपने शौहर को ढूंढा था। साहिल ने अपनी सारी दुनिया को इस पल में समेट लिया। उन्होंने बहुत नरमी से ज़ारा के हाथों को चूमा, फिर बहुत ही कोमलता से उसके माथे पर किस किया। ये किस सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और हमेशा साथ रहने के वादे का किस था। कमरे की हल्की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हो गए। इनकी रूह का मिलन, इनके जिस्मों के मिलन से कहीं ज्यादा कीमती था। वो रात, रोमांटिक रात, सिर्फ जज्बात का सैलाब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खामोश वादा था जो ये साबित कर रहा था कि सच्चा इश्क रस्मों या खूबसूरती का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये सब्र, खिदमत और सम्मान से पैदा होता है। इनके दिलों की गहराई में इनका नाम का निकाह हमेशा के लिए पूरा हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।